गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। जैसा कि हम डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आइए देखते हैं आज के मेन टॉपिक्स। जो आज के मेन टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं इन मेन टॉपिक्स का मेन ओवरव्यू। जो पहला टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ द एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट। जैसा कि हिजाब का जो इश्यू है वो कंट्री में चल रहा है, इसमें जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स है वो रिलीजियस इंटरेस्ट वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, इंडिविजुअल इंटरेस्ट और पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी इंटरेस्ट। तो इसको अपन समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू अलॉट इंडियन व्हीट इन अफगानिस्तान। तो इसके मेन एस्पेक्ट्स को समझेंगे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, जो कि पेपर सेकेंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है अर्बन गवर्नेंस प्लान्स नीड लिंकेजेस। जैसा कि बजट में अर्बन प्लानिंग के लिए स्पेशल फोकस दिया गया है और उसमें स्पेशल बजटरी एलोकेशन भी किया गया है, तो इस पर ये आर्टिकल आया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैंटी स्नोफॉल कुड सिग्नल कश्मीर वार्मिंग क्लाइमेट। अब जो स्नोफॉल में जो कमी आई है वो इस बात का इंडिकेटर है कि जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है, तो उससे क्या क्या मेजर इफेक्ट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बिडेन वार्न्स पुतिन ऑफ सीवर कॉस्ट। जैसा कि रसिया की जो थ्रेटनिंग पॉलिसी है, जो यूक्रेन को जो मिलिट्री के द्वारा जो थ्रेट किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट में बिडेन ने जो स्टेटमेंट दिया है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट यूएस जो बिडेन, तो उन्होंने कहा है कि जो पुतिन है वो सीवर कॉस्ट पे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज चाइना वायलेटेड रिटर्न प्लेजेस। एक्चुअली अभी जो क्वेड समिट का जो कंक्लूजन हुआ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, तो उसमें मेनली जो मिस्टर जयशंकर के द्वारा वहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया, ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो उसके बारे में ये आर्टिकल आया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंकिंग सुंदरबंस। जो सुंदरबन आइलैंड है वो किस तरह से सिंक हो रहा है और वहाँ पर क्या क्या क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं और उसके वजह से क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट टॉपिक, जो कि हिजाब इशू चल रहा है उससे रिलेटेड है, और इसमें क्या क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी और क्या क्या इसमें एस्पेक्ट्स रिलेटेड हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स और कौन कौन से रिलीजियस इशूज इन्वॉल्व हैं, इन सब का एनालिसिस करते हैं। एक्चुअली जो ये डॉक्ट्रिन है एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट, ये डॉक्ट्रिन जो है इंडिविजुअल राइट्स और रिलीजियस कम्युनिटी के जो राइट्स हैं उसको टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि हिजाब का जो इशू है वो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15, 19, 21 और स्पेशली आर्टिकल 25 को अफेक्ट्स करता है। तो जो हिजाब का इशू है वो सेक्युलरिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। तो जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व हैं वो हैं आर्टिकल 25। मेनली आर्टिकल 25 इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें मेनली फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार रिलीजियस प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपेगेट कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, बट नॉट इन अ फोर्सफुल मैनर। यहीं पर पिछले दिनों जो
एजुकेशनल कमेटी जो कॉलेज की होती है उसके द्वारा ड्रेस कोड लाया गया, तो उसमें से इस केस को कर्नाटका हाई कोर्ट तक ले जाया गया। तो इसमें मेनली जो है पब्लिक सेक्युलर कंसेप्ट एट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पर एक तरफ जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन और दूसरी तरफ सेक्युलरिटी, इस इश्यू को डिसाइड करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डॉक्ट्रिन अपनाई जाती है वो है एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट। तो इसके बारे में आर्टिकल आए हुए कि क्या एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट के द्वारा इस इश्यू को सॉल्व किया जा सकता है। तो इस एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट में मेनली इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस रिलीजियस राइट्स, जो पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर जो प्रैक्टिस हैं, कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसको मेनली एनालिसिस किया जाता है। तो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर क्या क्या मेन एसेंशियल, व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल पर्टिकुलर थिंग्स इन अ पर्टिकुलर रीजन, प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू दैट। तो इसमें अब ये देखा जाएगा कि क्या हिजाब एसेंशियल ट्रेडिशंस है इस्लाम के अंदर या नहीं है, और इससे क्या क्या अफेक्ट्स होने वाले हैं, उसके बेसिस पे विद इन पर्टिकुलर द रिलीजन इसको कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन लिया जाएगा। अब इसमें मेनली जो है रिलीजियस जो कम्युनिटीज़ हैं वो इसके पक्ष में है, और आने वाले दिनों में हो सकता है गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 25 some restrictions based on morality and public order को ध्यान में रखते हुए इस पर जो है डिसीजन लिया जाएगा। तो इस प्रकार से एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टेड इश्यूज में डिसीजन लेने का काम करता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू अलॉट इंडियन व्हीट इन अफगानिस्तान। चूँकि अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्टेड इश्यूज जो है काफ़ी चल रहे हैं, तो इस दौर में इंडिया ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू अफगानिस्तान को व्हीट अलॉट करने का डिसीजन लिया है। तो विद द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि इन द सेकेंड पेपर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है मेन जो प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। तो आइए समझते हैं इसके मेन एस्पेक्ट्स। जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो मेनली जो फाउंडेड किया गया वो 1961 में, जिसमें मेनली 2 ऐसे एजेंसीज के द्वारा इसको फाउंडेड किया गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका हेड क्वार्टर जो है रोम में इटली में लोकेटेड है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मेनली उस एरिया में सर्व करना है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशंस हैं और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो जो यहाँ पर जो इंटरनल डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं वो मेनली वहाँ पर जो माल न्यूट्रिशन है वो अदर एरिया के अपेक्षा जो है 3 times मोर देन अनदर एरिया। और इसका जो मेन वर्क्स है वो FAO प्लस IFAD के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अदर इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है एंडिंग द हंगर, इरेडिकेशन द माल न्यूट्रिशन, एज वेल एज इस्टेब्लिशिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इसमें जो मेन इंडिया के द्वारा जो डिफरेंट हेल्प्स जो असिस्टेंट्स के रूप में प्रोवाइड कराई जाती हैं समय समय पर, इसका जो मेन फंडिंग है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज कारपोरेशंस के द्वारा किया जाता है। तो ये थे मेन एस्पेक्ट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज
स्कैंटी स्नोफॉल कुड सिग्नल कश्मीर वार्मिंग क्लाइमेट। जनरली विंटर सीजन में जो है कश्मीर में स्नोफॉल होता है, बट ड्यू टू इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग इंसिडेंट्स यहाँ पर जो है स्नोफॉल की वजह वेट रेनफॉल जो है शुरू हुआ है। तो ये इंडिकेटर जो है ये इंक्रीजिंग द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर जो है विंटर सीजन में दिसंबर के बिगिनिंग में जो है एक चिल्लाई कलान नाम से स्नोफॉल होता था, जिसको लोकली नाम दिया जाता है। तो इसके प्लेस पे जो है विंटर वेट रेनफॉल जो है अकर्स होना शुरू हुए हैं। तो ये मेन जो रीजन्स है ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब जो यहाँ पर जो फ्लावरिंग ऑफ द प्लांट्स होता था, ये ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर्स, तो जो जनरली जो है वो फरवरी के थर्ड वीक में होता था। लेकिन ड्यू टू इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर, उसकी वजह से जो है ये जनवरी के लास्ट वीक में ही शुरू हो गया है। तो इससे क्या है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से अर्ली राइपनिंग ऑफ द क्रॉप्स अकर हो रही है। तो इट इज़ द इन्वायरमेंटल कंसर्न। तो ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है पेपर 3 से, इन्वायरमेंटल इश्यूज। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अर्बन गवर्नेंस प्लान्स नीड लिंकेजेस। एक्चुअली जो बजट सेशन हुआ है, सो इन बजट स्पीच में अर्बन प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट को स्पेशल फोकस दिया गया है। तो इस टॉपिक में मेनली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के बारे में बात की गई है। तो उसमें मेनली बताया गया है कि जो अर्बन डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए। इसमें बात की गई है 74th अमेंडमेंट एक्ट की, कि किसके थ्रू प्लानिंग प्रोसेस की जानी चाहिए और अर्बन डेवलपमेंट की जो प्लानिंग है और ग्राउंड लेवल पे जो इम्प्लीमेंटेशन है, स्ट्रक्चरल वर्क, वो किसको दिया जाना चाहिए, कौन सी अथॉरिटी को दिया जाना चाहिए। क्या 74th अमेंडमेंट में, क्या 74th जो एक्ट है अमेंडमेंट एक्ट, उसमें फर्दर अमेंडमेंट की ज़रूरत है या बाई लॉज जोड़ने की ज़रूरत है। तो इसमें जो रिस्पॉन्स दिया गया है डायरेक्टर के द्वारा, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, उसमें यह बताया गया है कि इसमें जो है फर्दर अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि पॉलिसी एनालिसिस और प्लानिंग की ज़रूरत है। तो आइए समझते हैं कि व्हाट आर द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। एक्चुअली यह एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि 1976 में इस्टेब्लिश किया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है। यह मेनली सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया है। जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। तो इसका जो मेन विजन और गोल है वो ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंटल एनालिसिस इन अर्बन प्लानिंग, arising many challenges due to new technologies as well as speedy urbanization process। तो जो अर्बनाइजेशन है, जैसा कि अभी लगभग 30% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन रिसाइड इन अर्बन एरियाज, तो इसमें यह बताया गया कि बाई द 2050 लगभग 50% जनसंख्या जो है अर्बन एरिया में रिसाइड करेगी। तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या न्यू बिल्डिंग लॉज लाना चाहिए जिससे कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म किए जा सके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बिडेन वार्न्स पुतिन ऑफ सीवर कॉस्ट। जैसा कि ये न्यूज़ काफ़ी पिछले दिनों से हाईलाइटेड है, तो इसमें से जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं ऑनरेबल जो बिडेन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि यदि मिलिट्री थ्रेट फर्दर एक्सपांड की जाती है या फर्दर इम्पोज की जाती है तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ रसिया व्लादिमीर पुतिन को जो है सीवर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो इसमें मेनली जो रसिया की डिमांड है वो ये है कि जो यूक्रेन को है मिलिट्री अलायंस ज्वाइन नहीं करना चाहिए और जो नाटो है उसको ईस्टर्न रसिया में जो है अपना एक्सपांसन नहीं करना चाहिए। इससे रिलेटेड ये टॉपिक आया हुआ है।
नेक्स्ट टॉपिक इज चाइना वायलेटेड रिटर्न प्लेजेस। तो इसमें जो ये स्टेटमेंट है ये ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। एक्चुअली जैसा कि तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट मिस्टर जयशंकर के द्वारा दिया गया, ये एक्चुअली इस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है जैसे रसिया के द्वारा मिलिट्री थ्रेट जो है यूक्रेन को पोज की जा रही है और मेजर इश्यूज गोइंग ऑन नाटो इश्यूज। तो इस पर क्या है कि उन्होंने बताया है कि कैसे चाइना जो है अपनी प्लेज को जो रिटर्न कमिटमेंट किया गया था कि हम जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो है मिलिट्री अमास नहीं करेंगे, तो वहाँ पर जो है मिलिट्री अमास किया जा रहा है। एक्चुअली जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये जो है इंडियन टेरिटरी और चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी को सेपरेट करता है। ये जो लाइन ड्रॉ की गई ये जनरली आफ्टर द 1962 वार, जिसे साइनो इंडियन वार भी कहा जाता है, उसके बाद जो है ये लाइन ड्रॉ की गई है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिंकिंग सुंदरबंस। एक्चुअली इस जो आइलैंड के बारे में है ये न्यूज़ पे इसलिए आया हुआ है क्योंकि ड्यू टू टोरेंशियल रेनफॉल, फ्लड, स्टॉर्म्स, इनकी वजह से जो ये इसका सॉइल इरोजन है उसकी वजह से इसमें जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं और जो इस पर क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट्स पड़ रहा है वो इसकी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को जो है अफेक्ट्स कर रहा है। जैसा कि वहाँ पर जो लाइवलीहुड का जो है मेन सोर्स फिक्स नहीं है लोगों का, तो उन्होंने यहाँ के जो सुंदरबंस के जो पेड़ हैं उनको काटना शुरू किया, तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन काफ़ी हाई रेट पे है, जिससे मैनी चैलेंजेस जो है रिलेटेड टू सिंकिंग, जो ये आइलैंड है ड्यू टू राइजिंग सी लेवल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे इसका जो है सिंकिंग हो रहा है। तो इसके लिए मेजर सॉल्यूशंस क्या अपनाए जा सकते हैं, फर्दर प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, और जो है इसके लिए सस्टेनेबल कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, जिससे इसके सॉइल इरोजन और ग्लोबल वार्मिंग को रोकते हुए इसके फर्दर सिंकिंग को कम किया जा सके।